नमस्कार दोस्तों। इसके पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि तत्वों से अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। जब अपन ने पदार्थ के बारे में बात की थी तो पदार्थ के बारे में जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पर अपने ने तीन नाम इनके बारे में भी लिखे थे। होने में तो छोटी सी परिभाषा है अणु, यौगिक और मिश्रण की, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये पैदा कर देती है क्योंकि अपने को समझ में ही नहीं आ पाता कि कौन सा तो अणु का उदाहरण होगा और कौन सा यौगिक का उदाहरण होगा। क्योंकि अगर अपन इन दोनों की परिभाषाओं को ध्यान से देखें तो दोनों की परिभाषा कुछ हद तक सेम ही है। अणु की परिभाषा बोलती है कि या तो आप दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित कण जो किस अवस्था में मिले, स्वतंत्र अवस्था में मिले तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व ही जुड़े हुए हो लेकिन किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अर्थात दोनों परिभाषाएं सेम ही है, बस एक शब्द का डिफरेंस है कि यहाँ पर स्वतंत्र शब्द काम में आता है जबकि इसमें स्वतंत्र शब्द कहीं पर भी काम में नहीं आता है। उदाहरण की मैं बात करूं कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया HCl जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु का उदाहरण होगा कि यौगिक का उदाहरण होगा? तो अपने को अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है। तो अगर मेरे को HCl का निर्माण करना पड़े तो मेरे को दो तत्वों की जरूरत पड़ेगी। एक तत्व तो होगा H और एक तत्व होगा Cl। अब आप ये मत कर देना कि सर एक तत्व H, दूसरा तत्व C और तीसरा तत्व L, क्योंकि L का नाम अपन ने कहीं पर भी नहीं लिखा क्योंकि L कोई तत्व होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? Cl। लेकिन क्या ये तत्व होते हैं क्या? बिल्कुल। पहले नंबर पे आया था H जिसका नाम होता है हाइड्रोजन और 17 नंबर पे आया था Cl जिसका नाम होता है क्लोरीन। तो अर्थात दो तत्वों को तो अपन ने जोड़ दिया तो क्या बन गया? HCl बन गया। अर्थात ये परिभाषा इसकी भी सही है और ये परिभाषा इसकी भी सही है। दूसरा पॉइंट अपने को इसमें ध्यान देना है कि कौन सी अवस्था? स्वतंत्र अवस्था। और स्वतंत्र का मतलब फ्री होता है, अर्थात न तो माथे पर प्लस चिन्ह होना चाहिए और न ही माथे पर माइनस चिन्ह होना चाहिए। जैसे मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया तो इसके माथे पर न तो मेरे को प्लस चिन्ह नजर आया और न ही माइनस चिन्ह, अर्थात आप इसे क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र शब्द का काम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो फिर HCl किसका उदाहरण हो जाएगा? अणु का उदाहरण। लेकिन ये परिभाषा तो यहाँ पर भी मैच करती है, तो क्या आप इसे यौगिक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात करता है कि चाहे माथे पर प्लस आवेश आए या चाहे माथे पर माइनस आवेश आए या चाहे माथे पर आवेश ही न आए, आप सब उदाहरणों को किसमें लिख सकते हैं? यौगिक में लिख सकते हैं। तो अर्थात HCl अणु का उदाहरण भी होगा और HCl यौगिक का उदाहरण भी होगा। मैं बात करूं O2 की, मैं बात करूं CH4 की और मैं बात करूं NaOH की, क्या ये भी अणु के उदाहरण होंगे क्या? चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को O2 बनाना पड़े तो मेरे को कितने O की जरूरत पड़ेगी? 2 O की। अगर मेरे को CH4 बनाना पड़े तो एक तो पड़ेगी जरूरत C की और अपने को 4 क्या चाहिए? H। NaOH मेरे को अगर बनाना पड़े तो मेरे को एक तो चाहिए Na, एक चाहिए O और एक चाहिए मेरे को H। अर्थात ये जो उदाहरण अपन यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें कम से कम दो तत्व आपको हर जगह पर दिख जाएंगे। इसको O2 को बनाने के लिए 2 O की जरूरत पड़ेगी, CH4 को बनाने के लिए एक तो चाहिए C अर्थात कार्बन और एक 4 चाहिए हाइड्रोजन, अर्थात टोटल कितने तत्व काम में आ गए? 5। NaOH को अगर मेरे को बनाना पड़े तो एक तो चाहिए मेरे को Na, एक चाहिए मेरे को O और एक चाहिए मेरे को H, अर्थात इनको 2 या 2 से अधिक तत्वों की आवश्यकता इनके लिए पड़ रही है। तो अर्थात ये परिभाषा इसकी भी मैच करती है और ये परिभाषा इसकी भी मैच करती है, किंतु ये कहता है कि अपने अंदर केवल उसी को ला करके रखें जो कौन सी अवस्था में हो? स्वतंत्र अवस्था में। जैसे मैंने सारों की तरफ ध्यान दिया तो इनके माथे अर्थात ऊपर वाली साइड पर ना तो मेरे को प्लस चिन्ह नजर आया और ना ही मेरे को माइनस चिन्ह नजर आया, तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? अणु के। किंतु क्या इसे यौगिक भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि माथे पर चिन्ह आए या माथे पर चिन्ह न आए हर वो उदाहरण किसमें चला जाएगा? यौगिक में। तो अर्थात ये सारे के सारे उदाहरण किसके भी होंगे? यौगिक के भी हो जाएंगे। तो आप एक ही लाइन यहाँ पर सीधे तरीके से बोल सकते हैं कि सभी के सभी अणु के उदाहरण किसके उदाहरण भी होंगे?
यौगिक के उदाहरण भी होंगे, क्योंकि ये परिभाषा अगर सही नहीं होगी तो वो अणु के उदाहरण ही में ही नहीं आएगा, और अणु के उदाहरण में नहीं आया तो फिर वो यौगिक कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो फिर यौगिक के उदाहरणों में कौन कौन एक्स्ट्रा आ सकता है, तो इनके अतिरिक्त जैसे मैं बात करूं आपसे SO4 के ऊपर -2 जिसे सल्फेट अपन कहते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को अगर SO4 बनाना पड़े तो एक तो आवश्यकता होगी S की और 4 जरूरत पड़ेगी O की। O का मतलब ऑक्सीजन और S का मतलब सल्फर। तो इसमें कम से कम 2 तत्व आ रहे हैं, 2 क्या इसमें 5 तत्व आ रहे हैं, किंतु इनके साथ साथ ये कहता है कि इस पर अवस्था कौन सी होनी चाहिए, स्वतंत्र, किंतु इसके माथे पर अपने को -2 चिन्ह यहाँ पर नजर आ गया, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, अर्थात ये लाइन इसकी सही है किंतु ये लाइन इसकी गलत होने की वजह से SO4 2- कभी भी अणु का उदाहरण नहीं होगा। तो फिर ये किसके उदाहरण में जाएगा, यौगिक के उदाहरण में। मैं बात करूं NH4+, अब एक तो जरूरत पड़ेगी N की और 4 जरूरत पड़ेगी H की, अर्थात 2 से अधिक तत्व यहाँ पर काम में आ रहे हैं, किंतु माथे पर चिन्ह कौन सा आ गया, प्लस, और माथे पर चिन्ह प्लस का होने की वजह से ये स्वतंत्र नहीं है। तो फिर NH4+ अमोनियम आयन जिसे कहते हैं, ये केवल किसके उदाहरण में आएगा, यौगिक के उदाहरण में आएगा। तो अर्थात यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि सारे के सारे यौगिक अणु नहीं हो सकते, जबकि सारे के सारे अणु यौगिक के उदाहरण होंगे। यौगिक में से केवल आपको उन्हीं उदाहरणों को चुनना है जिनके माथे पर प्लस माइनस न आते हैं, तो फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं। अणु फिर आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाएंगे, जिसमें एक नाम तो आ जाएगा समपरमाणवीय अणु का, और एक नाम आ जाएगा विषम परमाणवीय अणु का। समपरमाणवीय अणु और विषम परमाणवीय अणु। अब समपरमाणवीय अणु और विषम परमाणवीय अणु में आपको करना क्या है, तो दरअसल ये शब्द खुद ही डिसाइड कर देगा कि इसकी परिभाषा क्या होगी। पीछे शब्द जुड़ा हुआ है अणु, अर्थात आपको ये परिभाषा तो इसमें मैच करनी है ही सही, उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, तो सम का मतलब समान और विषम का मतलब असमान कह दें या फिर अलग अलग कह दें, अर्थात असमान कह दें या फिर अलग अलग कर दें, अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व तो जुड़े हुए हो, लेकिन आने वाले सारे के सारे तत्व अगर समान होते हैं तो ऐसे वाले अणु को आप क्या कह देंगे, समपरमाणवीय अणु। 2 या 2 से अधिक तत्व तो जुड़े हुए हो, लेकिन आने वाले अगर परमाणु या तत्व अलग अलग जुड़ते हैं तो ऐसे वाले अणु को आप क्या कह देंगे, विषम परमाणु अणु। जैसे उदाहरण के तौर पर O2, F2, N2, Cl2, O3, S8, ये सब किसके उदाहरणों में आ जाएंगे, समपरमाणवीय अणु में, क्योंकि इसके लिए 2 O चाहिए, दोनों O समान ही हैं, 2 F चाहिए, दोनों F समान हैं, 2 N चाहिए, दोनों N समान हैं, 2 Cl चाहिए, दोनों Cl समान हैं, तो तत्व समान होने की वजह से आप इसे क्या कह सकते हैं, समपरमाणवीय अणु। जबकि जो आपने अभी उदाहरण लिखा था HCl, NaOH, CH4, C2H5OH, ये सब किसके उदाहरणों में आ जाएगा, विषम परमाणवीय अणु के, क्योंकि इसको बनाने के लिए H और Cl चाहिए और दोनों तत्व समान नहीं है। इसको बनाने के लिए Na, O और H चाहिए और तीनों तत्व समान नहीं है। तो समान तत्वों से अगर मिलकर के बना हुआ होगा तो उसे समपरमाणवीय अणु कहेंगे, और अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना हुआ होगा तो उसे विषम परमाणवीय अणु कहेंगे। तीसरी परिभाषा जो आती है, वो तीसरी परिभाषा किसकी आती है, मिश्रण की। अब मिश्रण की परिभाषा में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर इस परिभाषा में और मैथ्स वाली परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होता है। इस परिभाषा को साइंस में बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर किसका निर्माण हो जाएगा, मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। जबकि यही परिभाषा मैथ्स के लिए बोली जाती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। दरअसल वहां पर शब्द निश्चित काम में उनको लेना पड़ता है, क्योंकि उनको उदाहरण सोल्व करने पड़ते हैं। जैसे मेरे एक गिलास के अंदर दूध भरा हुआ है, यहां तक मेरे को किसी लड़के को दूध रखना था, लेकिन दूध थोड़ा सा कम था, तो मैंने एक लोटा भर के उसके अंदर क्या डाल दिया,
पानी डाल दिया, तो एक पदार्थ तो हो गया दूध और एक पदार्थ हो गया पानी, और जैसे अपन ने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कहता है कि केवल एक गिलास पानी ही मेरे में डालो, अगर आप एक गिलास पानी डाल करके एक बाल्टी पानी डाल देते तो भी वो क्या बन जाता, मिश्रण बन जाता। लेकिन मैथ्स वालों की कंडीशन में उनको बेचारों को बताना पड़ता है कि आपने 60% दूध मिलाया, 40% पानी मिलाया, 20% दूध मिलाया, 60% पानी मिलाया, इस कंडीशन के आधार पर उनको सवाल सोल्व करने पड़ते हैं। तो वहां पर इनके लिए एक निश्चित शब्द और जोड़ दिया जाता है। अपने साइंस में ऐसा नहीं है, तो अपने साइंस में कोई निश्चित शब्द काम में नहीं आएगा। अर्थात दो या दो से अधिक चीजों को अगर आप मिक्स कर देते हैं, चाहे आप अपने हिसाब से कैसे भी मिक्स करें, तो फिर वो किसके उदाहरण में चला जाएगा, मिश्रण के उदाहरण में चले जाएगा। अब मिक्स करने के आधार पर भी मिश्रण को आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक नाम तो आता है समांगी मिश्रण और एक नाम आता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या डिफरेंस है और इसको अपन समझेंगे कैसे। तो सिंपल सी हाड़ौती लैंग्वेज में अगर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को समझने की कोशिश करें, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से दूर गया और एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल करके ले आया, और अगर मैं आपको गिलास ला करके दिखाऊं कि बताओ इसमें क्या घोला हुआ है, तो आप गिलास को देख करके ये आइडिया नहीं लगा सकते कि मैंने इसमें नमक घोला है, कि मैंने इसमें शक्कर घोला है, या मैंने इसमें कोई तीसरी चीज डाली है, क्योंकि वो अपने को दिखाई नहीं देती है। अर्थात किसी चीज के अंदर क्या घोला हुआ है अगर वो अपने को नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे वाले मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण। जबकि उसी पानी के गिलास के अंदर में 1 चम्मच रेत डाल करके ले आता, या 1 चम्मच कुछ और ऐसी चीज डाल करके, तेल डाल करके ले आता जो इसमें घुल नहीं रहा हो, तो आप इसे देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उसके अंदर आपने क्या घोला हुआ है। क्योंकि जो चीज खुली आंखों से अपने को दिखाई दे रही है कि क्या घोला हुआ है, ऐसे मिश्रण को क्या बोला जाता है, विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ मिश्रण, जिसे आप पृथक आसानी से नहीं कर सकते या पृथक ही नहीं किया जा सकता, ऐसे मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण। और दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ ऐसा मिश्रण जिसे आप आसानी से पृथक कर सकते हैं, आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे वाले मिश्रण को क्या बोला जाता है, विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। तो ये जो जानकारी थी, किसके बारे में जानकारी थी, अणु, यौगिक और मिश्रण के बारे में।